हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी का अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कक्षा 9 के पहले चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ की, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी ठोस, द्रव तथा गैस की परिभाषाओं की। और दोस्तों वो वीडियो काफ़ी मस्त था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये वाला वीडियो आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर की, कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। अब फ्रेंड्स, अभी तक मैंने चर्चा की थी ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, किन आधारों पर, किन गुणों के कारण, किन विशेषताओं के कारण हम किसी वस्तु को ठोस कहते हैं या फिर हम उसे द्रव कहते हैं या फिर गैस कहते हैं। तो अगर दोस्तों आपको अंतर लिखना है कि ठोस, द्रव तथा गैस में क्या अंतर होता है तो आप उन परिभाषाओं से भी अंतर लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप उन परिभाषाओं से अंतर नहीं लिखना चाहते हैं तो आज मैं सारणी बता रहा हूं दोस्तों कि ठोस, द्रव तथा गैस में क्या अंतर होता है। सीधे इसी को रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा फ्रेंड्स। इसे जो है हम ठोस, द्रव और गैस के अंतर को 10 गुणों के आधार पर दोस्तों 10 गुणों के आधार पर बांटेंगे। और वो 10 गुण कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो हो जाएगा आकार, दूसरा हो जाएगा आयतन, फिर घनत्व, उसके बाद ऊष्मा का प्रभाव, दाब का प्रभाव, क्वथनांक व गलनांक के आधार पर बहने की क्षमता देखेंगे, अंतराणविक स्थान देखेंगे, विभाजनशीलता के आधार पर, और लास्ट होगा हमारा आणविक संरचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो इन गुणों के आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर समझेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। क्या अंतर है हम देखेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर अंतर। आकार देखकर हम कैसे जानेंगे वो ठोस है, कैसे जानेंगे वो द्रव है, कैसे जानेंगे वो गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठोस का आकार जो होता है दोस्तों, ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस जिस आकार में रहता है उसी आकार में हमेशा बना रहता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है जब तक कि उस वस्तु को, उस ठोस को तोड़ा न जाए या काटा न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है। उदाहरण जैसे आपका ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड है दोस्तों, तो इसके पूरे जीवन काल में इसका आकार यही रहने वाला है क्योंकि ये ठोस है फ्रेंड्स। अगर इसका आकार बदलता है तो एक ही शर्त पर बदलेगा, इसे काटा या तोड़ा जाए, लेकिन इसके आकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ठोस है, हमेशा इसी आकार का बना रहने वाला है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ठोस का जो आकार हो गया दोस्तों वो निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? क्योंकि इनके मध्य जो अणु होते हैं वो अणु जो होते हैं काफी पास पास होते हैं, उनका स्थान निश्चित होता है और अणुओं का स्थान निश्चित होने के कारण इनका आकार भी जो होता है निश्चित हो जाता है दोस्तों। अब बात करेंगे कि द्रव का आकार कैसे होता है। द्रव का आकार निश्चित होता है या फिर दोस्तों अनिश्चित होता है। तो द्रव जो होते हैं दोस्तों उनमें जो अणु होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिनके कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठोसों से अधिक जो होता है। ठोसों में तो दोस्तों इनके अणु गति कर ही नहीं पाते, लेकिन जो द्रव में होते हैं इनके अणु गति करने के लिए थोड़ा बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं और उसी के कारण इनके आकार अनिश्चित हो जाते हैं, क्योंकि कोई अणु कभी यहाँ गया, कभी वहाँ भागा और इधर उधर भागने के कारण इनका आकार निश्चित नहीं होता है फ्रेंड्स। कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे कि जल है, पानी है, आप पानी को बॉटल में रखे हैं तो पानी ने बॉटल का रूप ले लिया। जिस आकार की बॉटल होगी उसी आकार का पानी हो जाएगा दोस्तों, उसी आकार में ढल जाएगा और उसी पानी को जाके किसी बाल्टी में डाल दे तो वो पानी उस बाल्टी का रूप ले लेती है। किसी अन्य बर्तन में डाल दे
तो वो पानी उस बर्तन का आकार ले लेता है दोस्तों। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पानी होता है दोस्तों, जो जल होता है या फिर दोस्तों जो द्रव होता है, वो क्या करता है, अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। इसका मतलब इसका आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, अनिश्चित होता है। अब बात करेंगे कि गैस का आकार कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत दूर दूर होने के कारण ये गति करने के लिए एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, एकदम दोस्तों स्वतंत्र होते हैं। तो इनका आकार भी उन अणुओं की स्थिति के कारण, एक साथ स्थित न होने के कारण, दूर दूर होने के कारण या फिर स्वतंत्र गमन के कारण इनका आकार भी क्या हो जाता है दोस्तों, अनिश्चित हो जाता है। इनका भी आकार अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का आकार अनिश्चित। गुण में आकार की बात की, ठोस का आकार निश्चित हो गया, द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का आकार भी अनिश्चित हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे आयतन के बारे में कि ठोस का आयतन कैसा होता है, द्रव का आयतन कैसा होता है, गैस का आयतन कैसा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए आयतन क्या है। किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो ठोस क्या होता है दोस्तों, ठोस हमेशा जितना स्थान इसे यहाँ पर लग रहा है, किसी एक स्थान पर लग रहा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में वो उतना ही स्थान लेने वाला है। आपके सामने ये बोर्ड रखा हुआ है, अब ये बोर्ड यहाँ पर जितना स्थान ले रहा है, इस बोर्ड को उठाकर हम सामने वाली दीवार पे लगा दें या फिर बाई वाली दाई वाली दीवार पे लगा दें, कहीं पर भी लगा दें दोस्तों, या फिर यहाँ से उठा के कहीं और दूर लेकर चले जाए वहां पर लगा दे। लेकिन दोस्तों ये जो स्थान घेर रहा है, इतना ही स्थान घेरने वाला है, इसे दुनिया के किसी भी कोने में लेकर अगर हम चले जाए तब भी। तो दोस्तों क्या होगा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये आयतन हमेशा यही रहने वाला है, स्थान हमेशा इतना ही लेने वाला है, तो इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आयतन भी निश्चित हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों कि द्रव का आयतन क्या होता है। अब द्रव का आयतन समझिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जल ले रखा है, पानी ने ले रखा है, पानी को बोतल में रखें, 1 लीटर वाले बर्तन में रखें या फिर 1 लीटर वाली बोतल में रखें, और वही 1 लीटर वाला बोतल का पानी किसी जाके दूसरे बड़े बर्तन में डाल दिए, जैसे कि बाल्टी में डाल दें, तो दोस्तों अभी भी ये 1 लीटर ही था और तब भी ये 1 लीटर ही रहेगा। जब बोतल में है तब भी 1 लीटर है, जब किसी बाल्टी में चला जाएगा तब भी 1 लीटर है। तो जितना आयतन या फिर जितनी जगह उसे बाल्टी में लग रही थी, उतनी ही जगह इसे जो है बोतल में भी लगने वाली है। उसे कहीं पर भी बाल्टी से निकाल कर किसी अन्य बर्तन में उतना ही वही पानी डाल दीजिए, तो जितने जगह ये बाल्टी में ले रही थी, जितनी जगह ये बोतल में ले रही थी, उतना ही जगह वो तीसरी बर्तन में भी लेगी। ठीक है दोस्तों, तो उस जल को आप चाहे जहां रखें, वो जगह तो उतना ही घेरने वाली है। तो द्रव का आयतन भी फ्रेंड्स होता है निश्चित, इसका भी आयतन निश्चित है। लेकिन दोस्तों जो गैस का आयतन होता है, गैस का आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है। अब गैस है, किसी गैस को किसी पात्र में कैद कर लीजिए, बंद कर लीजिए उस बर्तन में, और उसे कैद कर लीजिए, जाके किसी बड़े से हाल में छोड़ दीजिए। तो अभी वही गैस दोस्तों उस पात्र में कैद थी, बंद थी, उसमें स्थिर थी, और किसी हाल में खोल दिया तो वो गैस पूरी हाल में फैल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसे जिसमें डालोगे उसका रूप ये भी ले लेगी, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया। तो गैस का आयतन भी क्या होता है दोस्तों, अनिश्चित होता है। इसे चाहे जहां पर लेकर चले जाओ दोस्तों, ये बॉटल में है, किसी बर्तन में है, तो उस बर्तन में पूरे बर्तन में फैली रहेगी, और उस बर्तन को किसी हाल में ओपन कर दो तो पूरे हाल में फैल जाएगी। तो दोस्तों इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। इसे जहां पर रखोगे वहीं पर फिक्स हो जाएगा, उतने ही जगह घेर लेगी दोस्तों। तो इसका आयतन अनिश्चित होता है। बात करेंगे दोस्तों घनत्व की, कि घनत्व क्या होता है।
घनत्व तो सबसे पहले देख लीजिए घनत्व क्या है। एक इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही घनत्व कहलाता है फ्रेंड्स। एक इकाई आयतन में किसी वस्तु के एक इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है वही उस वस्तु का घनत्व कहलाता है। अब इसका घनत्व, ठोस का घनत्व क्या होता है दोस्तों, कम होता है कि ज्यादा होता है? तो दोस्तों ठोस का जो घनत्व होता है अधिक होता है, ये अधिक घनत्व वाला होता है। उसके बाद द्रव का घनत्व अपेक्षाकृत कम, इसका जो घनत्व होगा द्रव का दोस्तों अपेक्षाकृत कम होता है। और जो गैस का घनत्व होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो घनत्व किसे कहते हैं? एक इकाई द्रव्यमान में एक इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है दोस्तों कि किसी वस्तु को गर्म करने पर वो फैलती है कि नहीं फैलती है, उसमें कोई परिवर्तन आता है या फिर नहीं आता है, उसे बोलेंगे दोस्तों ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में दोस्तों अगर किसी ठोस वस्तु को गर्म करो, अगर हम लोग किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं या फिर किसी द्रव को गर्म करते हैं या फिर किसी गैस को गर्म करते हैं तो उसमें क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, वही होगा ऊष्मा का प्रभाव। तो दोस्तों ऊष्मा के प्रभाव में इसमें ठोस में अल्प मात्रा में प्रभाव पड़ता है। ऊष्मा का जो प्रभाव पड़ता है अल्प मात्रा में, बहुत कम प्रभाव पड़ता है। अल्प मात्रा में ऊष्मा का जो प्रभाव होता है अल्प मात्रा में होता है, बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद ठोस में क्या होता है दोस्तों? ठोस में अपेक्षाकृत ज्यादा, मतलब कि ठोसों से ज्यादा, अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव। अगर हम इन्हें द्रव को गर्म करते हैं, जल को गर्म करते हैं तो काफी प्रभाव पड़ता है दोस्तों। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। ठोस में जितना प्रभाव पड़ेगा उससे काफी ज्यादा प्रभाव द्रव में पड़ता है। गैस में क्या होता है दोस्तों? इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे 3 अंतर हुए, 4 हो गए, सॉरी दोस्तों, हमारे 4 अंतर हो गए। 4 गुणों के आधार पर हमने कर लिया। 5वां गुण हमारा होगा दाब का प्रभाव, कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। तो दाब का प्रभाव अगर हम देखें तो इनमें क्या होगा दोस्तों? पहले देखिए कि दाब कहते किसे हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल या फिर अभिलंबवत बल क्या कहलाता है दोस्तों? दाब कहलाता है। हम देखेंगे कि दाब के प्रभाव से कैसे पता करेंगे ठोस है कि द्रव है कि वह वस्तु गैस है। तो दाब का प्रभाव दोस्तों, अगर इसमें हम दाब का प्रभाव देखें तो बहुत कम होता है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये ठोस है, मारकर इसे मैं खूब दाब लगा रहा हूँ, इस पर क्या लगा रहा हूँ दोस्तों? दाब लगा रहा हूँ। तो क्या इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ रहा होगा दोस्तों? कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। पड़ता है दोस्तों, अगर आप लोग समझते हैं कि नहीं पड़ता है तो पड़ता है दोस्तों। अगर आप समझे कि कोई बोर्ड है या फिर कोई लकड़ी है, एकदम मजबूत लकड़ी है, उसे दबाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो दोस्तों पड़ता है, लेकिन एकदम कम मात्रा में पड़ता है जिसे हम लोग समझ भी नहीं सकते। तो बहुत कम हम लोग कह सकते हैं दाब का जो प्रभाव होता है बहुत कम। बहुत कम का मतलब दोस्तों क्या हुआ? अगर हम इसे कह दें 0 तो वो भी सही होगा, नगण्य। मान लो कि पड़ता ही नहीं, नगण्य प्रभाव दोस्तों, मान लीजिए पड़ता ही नहीं, इतना प्रभाव पड़ता है कि उसे हम लोग कुछ भी ना समझे, नगण्य बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें बहुत कम या फिर नगण्य। इसमें क्या होता है दोस्तों? कम। इसमें दाब का प्रभाव
कम होता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, दाब के प्रभाव में गैस में दाब का प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठोस में दाब का प्रभाव बहुत कम, जिसे हम लोग नगण्य के बराबर समझ सकते हैं। द्रव में कम होता है दाब का प्रभाव, और गैस में दाब लगाने पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वथनांक व गलनांक। तो क्वथनांक व गलनांक में हम दोस्तों देखें तो इसकी परिभाषाएं हम आगे पढ़ेंगे कि क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम चर्चा करेंगे क्वथनांक और गलनांक पर। अभी के लिए काम चलाते हैं सिर्फ अपना, और आने वाले वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद वाले लेक्चर में दोस्तों हम क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, हिमीकरण इन्हीं पर चर्चा करने वाले, वाष्पीकरण, इन्हीं सारे टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले दोस्तों। तो इन सभी टॉपिक्स को आगे पढ़ाने वाले, तो अभी तो हम सिर्फ काम चलाते हैं अपना। क्वथनांक व गलनांक। तो दोस्तों गलनांक में क्या होता है, गलनांक जो होता है इनका निश्चित होता है। गलनांक निश्चित, ठोस का जो गलनांक होता है निश्चित होता है, गलनांक निश्चित। द्रव में क्या होता है दोस्तों, क्वथनांक निश्चित। इनका जो क्वथनांक होता है फ्रेंड्स वो निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, इनका क्वथनांक निश्चित होता है। और गैस में क्या होता है, गैस में ना तो गलनांक होता है दोस्तों ना क्वथनांक। इसमें क्या होता है, क्रांतिक ताप निश्चित होता है। इनमें क्रांतिक ताप निश्चित होता है। क्रांतिक ताप सदैव निश्चित होता है। कभी की बात करो, इनमें सदैव क्रांतिक ताप, जगह का है दोस्तों, आप लिखते हैं ताप निश्चित। इनका क्रांतिक ताप क्या हो गया फ्रेंड्स, निश्चित हो गया। ठीक है दोस्तों, निश्चित। अब देखो हम देखेंगे बहने की क्षमता। बहने से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज बह सकती है, क्या चीज नहीं बह सकती। ठीक है दोस्तों, तो क्या कभी आप लोगों ने देखा कि कोई ठोस बहती हो। इस बोर्ड को अभी हम यहां से ऐसे गिरा दें, वो गिरेगी दोस्तों, बहेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो ठोस होता है वो नहीं बहता, वो बहता नहीं है, बहने की क्षमता नहीं होती, बहने की क्षमता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो जो गुण होता है बहने का गुण, तो ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। जैसे कि जल में बहाव होता है दोस्तों, वो बहता है। तो द्रव क्या होता है, द्रव में बहने का गुण होता है, बहता है। ये बहने की क्षमता, इसमें बहने की क्षमता नहीं होती, इसमें बहने की क्षमता होती है, या फिर ये बहता है। अब गैस में बात करें तो दोस्तों इसमें जो बहने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। इसे बहता है दोस्तों, जैसे मैंने लिखा नहीं होती, यहाँ पर हम लिख लेते हैं होता है, या फिर होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं होती है, ज्यादा सही रहेगा दोस्तों। बहने की क्षमता नहीं होती, बहने की क्षमता होती है। गैस में दोस्तों, गैस में बहने की क्षमता बहुत होती है, गैस में बहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स। बहुत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे अंतरा आणविक स्थान की, कि अंतरा आणविक स्थान ठोस में, द्रव में, गैस में। अंतरा आणविक स्थान कहते किसे दोस्तों, तो अणुओं के मध्य में जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए एक अणु ये हो गया और एक अणु ये है, तो इनके मध्य का जो गैप है, दोनों हाथ अणु है दोस्तों, तो एक अणु ये, एक अणु ये, तो इनके मध्य जो गैप है इन्हें हम बोलेंगे अंतरा आणविक स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, अणुओं के मध्य की दूरी अंतरा आणविक स्थान कहलाएगी। तो इनका अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, ठोस का अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, द्रव का अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, और गैस का अंतरा आणविक स्थान कैसा होता है, उस पर। तो इनका अंतरा आणविक स्थान
बहुत कम होता है दोस्तों। जो इनका अंतरा आणविक स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड इसीलिए ठोस है क्योंकि इसके जो अणु हैं, इनमें जो अणु हैं बहुत ही पास पास स्थित हैं, तो इसलिए अंतरा आणविक स्थान में बहुत कम होता है। अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है बहुत कम होती है। और ध्रुव में क्या होता है दोस्तों, ध्रुव में अंतरा आणविक स्थान जो होता है अपेक्षाकृत अधिक, अपेक्षाकृत इनमें बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जो अंतर आणविक स्थान होता है ठोसों में अणुओं के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है, और बहुत कम होने के कारण ये ठोस हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्रुव में क्या होता है, इनके बीच की जो दूरी होती है अणुओं की बहुत ज्यादा होती है। जबकि गैसों में दोस्तों ये जो दूरी होती है ना बहुत ही ज्यादा हो जाती है, ये दूरी बहुत ही अधिक, अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है, अंतरा आणविक जो दूरी होती है दोस्तों बहुत ही अधिक होती है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स हम कि इनकी विभाजनशीलता क्या होती है। विभाजनशीलता की बात करें दोस्तों तो विभाजनशीलता का मतलब किसी वस्तु का कट जाना, विभाजन होना, विभाजनशीलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठोस में विभाजनशीलता क्या होती है, कि क्या द्रव में विभाजनशीलता होती है, कि क्या गैस में विभाजनशीलता होती है। तो बात करें विभाजनशीलता की दोस्तों, तो इनमें जो विभाजनशीलता है, ठोसों में जो विभाजनशीलता है, विभाजनशीलता होती है। फिर दोस्तों बात करेंगे क्या द्रव में विभाजनशीलता होती है। तो दोस्तों क्या आप पानी को काट सकते हैं, काट कर भी देख सकते हैं। घर पे किसी बर्तन में, किसी पात्र में पानी लीजिए और उसे काट कर देखिए दोस्तों, तो क्या वो कटता है, तो नहीं कटता है फ्रेंड्स। तो मतलब कि द्रव में विभाजनशीलता नहीं होती है, द्रव में विभाजनशीलता नहीं होती है दोस्तों। अब देखिए कि क्या गैस में विभाजनशीलता पाई जाती है, क्या गैस कट सकता है, तो दोस्तों गैस भी नहीं कटता। जैसे कि द्रव वैसे ही गैस, तो इनमें भी विभाजनशीलता नहीं होती है, नहीं होती है। अब हमारे हो चुके हैं दोस्तों 9 गुणों के आधार पर द्रव, ठोस और गैस में अंतर। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंतिम अंतर वाले गुण की, आणविक संरचना की। तो दोस्तों आणविक संरचना में होता क्या है, आणविक संरचना कि इनके मध्य जो अणु पाए जाते हैं उनकी संरचना कैसी होती है या कैसे होते हैं। तो आणविक संरचना में दोस्तों इन ठोसों के मध्य जो अणु होते हैं, अणुओं के मध्य जो बल होता है वो ससंजक बल होता है, मतलब कि इनके अणु ससंजक बल द्वारा बंधे होते हैं। ठोस के अणु ससंजक बल द्वारा बंधे होते हैं, ससंजक बल द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके मध्य जो आणविक संरचना होती है, ठोसों के अणुओं के मध्य जो संरचना होती है, जो अणु की संरचना होती है, उनमें अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से ससंजक बल द्वारा बंधे होते हैं। तो दोस्तों ससंजक बल क्या होता है, ससंजक बल का मतलब अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है, एक अणु और दूसरे अणु के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आणविक संरचना में द्रव जो होता है, इनमें द्रव में क्या होता है, अपेक्षाकृत अणुओं में दूरी अधिक होती है। किसकी अपेक्षाकृत, ठोस की अपेक्षाकृत अणुओं में जो दूरी होती है क्या होती है दोस्तों, वो दूरी अधिक होती है। अणुओं में जो दूरी होती है दोस्तों वो अधिक होती है, और गैस में क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अणुओं में जो दूरी होती है दोस्तों, अणुओं की दूरी, चलिए पूरा ले लेते हैं, अणुओं की जो दूरी होती है बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है
बहुत अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, हमने चर्चा की ठोस द्रव तथा गैस में अंतर की कि ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होते हैं। ठोस द्रव गैस में हमने 10 गुणों के आधार पर उनके अंतर को समझाया कि पहला गुण आकार, ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, गैस का आकार भी अनिश्चित, आयतन, ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित और गैस का आयतन अनिश्चित। घनत्व में ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि गैस का जो घनत्व होता है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। फिर ऊष्मा का प्रभाव, तो अल्प मात्रा में ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है ठोस में, थोड़ा बहुत तृप्ति भर मात्रा का, द्रव में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है ठोस की अपेक्षाकृत, और गैस में जो होता है वो बहुत अधिक पड़ता है। दाब का क्या प्रभाव होता है। दाब के प्रभाव में इनमें दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब कि हम नगण्य बोल सकते हैं, और इसमें दाब का प्रभाव कम ही पड़ता है। गैस में बहुत अधिक दाब का प्रभाव पड़ता है। क्वथनांक व गलनांक, तो क्वथनांक में दोस्तों गलनांक तो ठोस में गलनांक तो निश्चित होता है, द्रव में जो क्वथनांक होता है वो निश्चित होता है, जबकि गैस में क्रांतिक ताप निश्चित होता है। मैंने क्रांतिक ताप को बताया भी कि क्रांतिक ताप किसे कहते हैं। फिर बहने की क्षमता है, तो ठोस में बहने की क्षमता नहीं होती है, द्रव में क्या होती है बहने की क्षमता होती है, तथा गैस में भी बहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। फिर 8वें में दोस्तों अंतरा आणविक स्थान, ठोसों के मध्य अणुओं के मध्य जो दूरी होती है बहुत कम होती है, द्रव में दूरी बढ़ जाती है और गैस में दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है दोस्तों। विभाजनशीलता, तो ठोस नहीं करते, नहीं विभाजित होते, जबकि द्रव विभाजनशीलता, इनमें विभाजनशीलता होती है जबकि द्रव में विभाजनशीलता नहीं होती है, मतलब कि ठोस कट जाते हैं लेकिन द्रव कटने वाले नहीं, ना ही गैस कटने वाले हैं। तो द्रव ठोस तो कट जाते हैं, द्रव नहीं कटते हैं, गैस भी नहीं कटते हैं, मतलब कि ठोस विभाजित होते हैं, द्रव विभाजित नहीं होते और गैस भी विभाजित नहीं होते हैं। और अंतिम गुण के आधार पर जो इनका अंतर है दोस्तों वो है आणविक संरचना। तो अणुओं के मध्य, ठोसों के अणुओं के मध्य ससंजक बल पाया जाता है, वो ससंजक बल द्वारा बने होते हैं। द्रव में अणुओं में दूरी अधिक हो जाती है और गैस में वो दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।